मेरे दोस्त समझ में भाई तुम्हें पैसा नहीं है, मर जा। नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं मर सकते यार, कैसी बातें कर रहे हो? उधार लेंगे, उधार। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? सब बढ़िया? अच्छा बेटा, थोड़ी और बढ़िया हो जाए, टॉपिक्स को आगे बढ़ा के। बच्चे, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे। दिस विल बी आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन फर्स्ट लेक्चर वी जस्ट टुक सम गीस्ट अबाउट मैक्रो, कि हम चलेंगे कैसे, राइट? आज हम थोड़े से वॉर जोन में उतर जाते हैं, ठीक है? थोड़े कंसेप्ट, थोड़े ग्राफ, इन सब की बातें आज करी जाएंगी, ठीक है? एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, जैसे अपन लोग 11th में माइक्रो पढ़ते थे, माइक्रो, ठीक है? तो उस टाइम पे डिमांड पढ़ते थे, तो डिमांड वाज बेसिक, बोलते हैं ना। जैसे मैं भी यही बात कहता हूं कि डिमांड भाई एक सीड है जो कि फ्रूट्स बाद में जाके देगा इन फ्यूचर अपन को, है ना? वैसे ही जो आज हम करने वाले हैं टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बच्चे वो सीड्स है, उसके कारण ही मैक्रो इन फ्यूचर में समझ में आएगी। और बेटा यही चीज ना अपग्रेडेड फॉर्म में इकोनॉमिक्स में आगे जाके मिलती है, सेकेंड सेम में, फर्स्ट सेम में, ठीक है? और कॉलेज में अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीकॉम करते हैं, अगेन मैक्रो आता है हमारे पास, और यही अपग्रेडेड फॉर्म में थोड़ा सा होता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? तो अपन लोग अभी स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज, ठीक है? बेटा टॉपिक को हम थोड़ा ब्रेक करेंगे ज्यादा, और डीपली समझेंगे कि इसको इकोनॉमी में क्या, इसका इंपैक्ट क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा इंटरेस्ट लीजिएगा, एकदम बुकिश नहीं होना है हमको, ठीक है? अदरवाइज बच्चे बुक रेफर करने की बात है तो आप संदीप गर्ग रेफर करो, वीके ओरी रेफर करो। यूजुअली संदीप गर्ग में थोड़ा सा ज्यादा सिंपल वे में लिखा होता है, कुछ जो रेफर करना है करिए, ठीक है? और आप मेरे से भी कंटेंट ले सकते हैं, मेरे पीडीएफ्स का, ठीक है? वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना अपग्रेड होगा बाकी सब चीजों से, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होगा, वो फ्यूचर में भी काम आता है, सीयूईटी में भी काम आता है, ठीक है? चलिए बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स का पार्ट बोला जाता है। और इसके बाद ना, मतलब मैं जेन्युइनली, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ना मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी माइक्रो से एज कंपेयर, ठीक है? देन एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आती है इन फ्यूचर, वो ज्यादा मजा आता है उसको पढ़ने में, वो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ तुम भी चाहते हो कि सर कुछ मसाला हो इसके अंदर। एक्चुअली माइक्रो के अंदर भी बहुत सारा है, उसको भी हम रियल मार्केट से समझ सकते हैं, लेकिन मैक्रो में चीजें और भी ज्यादा एडवांस होती है ना, तो अपन को फील होती है थोड़ी सी, हाँ इकोनॉमिस्ट वाली है ना? चलो तो बच्चे, टॉपिक ना वैसे इस चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये अपना चैप्टर का नाम है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे अपन लोग पहले चैप्टर में नेशनल इनकम पढ़ते हैं, वैसे यहां पे है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज क्या है। क्या इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम से ही तो ग्रोथ डिसाइड होगी ना हमारी इकोनॉमी की, तो इसकी थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी नाम लिखा हुआ है, एक्चुअली इसके अंदर थोड़े न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ऐसे मत सुनना एकदम स्टक थ्योरी होगी, है ना? थ्योरी तो वो चैप्टर का नाम है कि उसके बारे में, किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं ना, थ्योरी ऐसे बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है? चलो बेटा, इसको समझने से पहले, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले कोई बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है? और वो बातें क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है? यहां से हमारी सीट्स रख रहा हूं मैं आपके अंदर, ठीक है बच्चे? बेटा एक टर्म लिख रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, एग्रीगेट डिमांड। बच्चे विस्तार पूर्वक समझेंगे ये क्या हो सकता है, ठीक है? मेरे को पता है बुकिस में तो रट लेंगे अपन लोग, है ना? एक बार समझते हैं ये है क्या चीज, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, जो किन्स था ना, किन्स, वो ज्यादा फोकस डिमांड साइड इकोनॉमी पे किया था, है ना? और क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, पिगू वगैरह, ये लोग, तो दे वर मोर inclined towards supply side economy. In fact, they said supply creates its own demand, right? In previous lecture we have discussed about it, right? तो एग्रीगेट डिमांड का अब लोचा आ रहा है, और इसके अंदर थोड़ा सा ना तोड़ा बुड़ी होने वाली है, ठीक है? ब्रेक होने वाला है। और ये किसका ज्यादा देन है? किन्स की देन है, ठीक है?
एक्चुअली अपन लोग जब एग्रीगेट सप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत आसान से खत्म हो जाएगा, उस पर ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। हमको एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है बच्चे, जरा समझे इसे। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है स्टील का। स्टील का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। हम लोग एग्रीगेट डिमांड समझना चाहते हैं। डिमांड 11th में पढ़े थे ना, डिमांड वो जो थी ना, वो इंडिविजुअल डिमांड थी। क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड। जब भी अपन लोग कहते हैं एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का मतलब होता है सम। भाई किसका सम है? सबकी इंडिविजुअल डिमांड का सम है, सबकी इंडिविजुअल डिमांड का सम है। अच्छा ये है क्या? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब मैं, आप, आपका दोस्त, आपकी फैमिली, इन सबकी डिमांड जब आप ऐड कर देंगे ना, सबकी, और ऐसे हर स्टेट, हर शहर में, देन इट विल बिकम एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। क्योंकि आप यहां पे बोलोगे सर मार्केट डिमांड भी होता, नहीं, मार्केट डिमांड नैरो है एग्रीगेट डिमांड से। यहां पे अपन लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमी की बात, ठीक है। ओके बच्चे, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। स्टील, स्टील की डिमांड करते हैं लोग, करते हैं, आपके घर में यूज हो रहा है विंडोज वगैरह में। तो बच्चे स्टील की जो डिमांड करते हैं, एक तो हाउस होल्ड करते हैं, हाउस होल्ड, हम लोग हाउस होल्ड है ना बच्चे, हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। और कौन करते हैं? और कौन करते हैं बेटा? बिजनेसमैन भी करते हैं क्या? बिजनेसमैन भी करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन उसी से तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। जैसे आप सोचो कार बनती है, स्टील का यूज नहीं है उसमें, है ना। तो चलो बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है, एक ये बात हो गई। और कौन करते हैं? सर गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखो, मेट्रो वगैरह देखो, जाके ट्रेन वगैरह देखो, वहां पे भी इस्तेमाल है, गवर्नमेंट भी करते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 सेक्टर्स हैं। अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो, अभी हम इंडिया के अंदर की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। बच्चों हाउस होल्ड को हम लोग जो टर्म इसमें यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कंजम्पशन, दैट इज सी। क्या यूज करेंगे? सी। बच्चे सी क्यों यूज करते हैं यहां पे? बच्चे सी इसलिए हम लोग यूज करते हैं यहां पे हाउस होल्ड को, क्योंकि जो चीज हम लोग डायरेक्टली बस यूज करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, ऐसी चीज को अपन लोग सी या कंजम्पशन बोलेंगे, ठीक है। बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हो गए सपोज, ठीक है। बच्चे बिजनेसमैन कोई भी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होता है उनका, वो कंजम्पशन नहीं करते बच्चे। वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मेरी बात समझ रहे बच्चे? ये इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे आप बात को? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट गिव्स यू रिटर्न। तो बिजनेसमैन अगर स्टील को खरीद रहा है ना, तो उससे रिटर्न लेना चाहता है। जैसे वो कार बना रहा है, तो कार से रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसको, जो प्रॉफिट के लिए होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए अपन लोग जी ही लिखते हैं, ठीक है। हमने ये समझा कि जो एग्रीगेट डिमांड, कुल मिलाकर डिमांड हो रही है स्टील की, वो हाउस होल्ड वाले कर रहे हैं एज अ कंजम्पशन, बिजनेसमैन कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, एंड गवर्नमेंट कर रहा है एज अ जी, राइट? दिस इज क्लियर। ऑल राइट बच्चों, आगे सुनना। अब इसको मैं हल्का सा मिटा रहा हूं, फिर से एक बार लिखता हूं, ठीक है बच्चे। एग्रीगेट डिमांड मैं ऐसे लिख दूं क्या? C प्लस आई प्लस जी, लिख दो ये C प्लस आई प्लस जी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी। क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड हो गई, C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी विल बी आवर एग्रीगेट डिमांड। सही बात है। लेकिन बच्चे एक बात समझना, जब भी मैं ये एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई प्लस जी लिखूंगा, दिस विल बी फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी। किसके लिए होगा ये? क्लोज्ड इकोनॉमी। किसके लिए होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी। बच्चे क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि अभी हम एज अ कंट्री कहीं से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट, नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना। जैसे एप्पल का फोन अपन लोग बाहर से मंगा लेते हैं ना, अभी क्लोज इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी क्लोज हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1991 से पहले, 1991 से पहले, बिफोर 1991 वी वर क्लोज्ड समहाउ, एकदम भी नहीं थे लेकिन क्लोज थे, क्योंकि 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एंड उसके बाद अपन लोग ओपन इकोनॉमी हो गए। सही बात है। देन वी बिकम ओपन इकोनॉमी बच्चे, दिस इज क्लियर। तो सर ये जो इक्वेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, दिस इज फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी।
क्लोज्ड, ओहो क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट। इंडिया भी किसी ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक और इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है बच्चे, इक्वेशन कंसेप्ट के लिए है। अब तुम बोलोगे सर 12वीं बुक में नहीं मिला हमको, बेटा पढ़ना है ना, सीबीटी में कोई एमसीक्यू पूछ ले इधर उधर तो, ठीक है। और ये जो इक्वेशन जो मैं कर रहा हूं ना, इसी का एक्सपेंशन है कहां पे, कॉलेज में, थोड़ा समझ लेते, ठीक है। चलिए थोड़ा आप एफर्ट करो, थोड़ा मैं एफर्ट करता हूं, देखना मजा आएगा समझने में। एग्रीगेट डिमांड, बच्चे चलो कुछ बातें कर रहे हैं। सपोज हम लोग ना, तुमको पता है ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन लोग स्टील प्रोड्यूस करते तो हम बाहर से कोई स्टील खरीदे ना, हम उसका बाहर से भी खरीदे, जैसे चाइना से खरीदे। तो C प्लस I प्लस G तो है। When we are talking about ओपन इकोनॉमी, ओपन हो चुकी है, 1991 की बात कर रहा हूं, तो C प्लस I प्लस G तो है। प्लस आप एक बात बताओ, जो स्टील की डिमांड कर रहे हैं, जैसे आप सोचो मेरे से डिमांड कर रहे हो, मैं स्टील प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, मैं स्टील प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो आप मुझसे स्टील की डिमांड कर रहे हो। पहले आया हाँ भाई हाउस होल्ड वाले आए, बोले सर विंडो बनाना स्टील दे दो, ले लो। फिर आया बिजनेसमैन, बोले भाई मेरे को कार वार बनानी, स्टील चाहिए, स्टील दे दे, ठीक है भाई ले ले। फिर गवर्नमेंट आई, भाई हमको मेट्रो बनाना है, ये बनाना है, स्टील ले लो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाहर की कंट्री वाले बोले अरे इंडिया की स्टील तो बहुत बढ़िया है, हमको तो इंडिया से स्टील चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इंडिया से बाहर स्टील प्रोड्यूस देंगे या फोन भेज दो। इंडिया में वैसे हम लोग ज्यादा इंपोर्ट जैसे करते हैं ना, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं ना अपन लोग, तुम किसका कर देते हैं, राइस का, पल्सेस का, व्हीट का। देखा अफगानिस्तान व्हीट भेज भी रहे, वो तो फ्री में ही भेज रहे हैं अपन लोग। जैसे ईरान से अपन लोग पल्सेस का करते हैं, पता है आपको, ईरान से अपन लोग क्रूड ऑयल लेते हैं और हम उन्हें पल्सेस देते हैं, क्योंकि वहां पे दालें नहीं निकल सकती। अब क्यों नहीं निकल सकती, क्या नहीं निकल सकती, इसकी थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, आगे हम कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, उसी में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में ये सब पढ़ते हैं कि भाई वो कंट्री हमसे ये क्यों ले ली पर्टिकुलरली, ठीक है। मतलब वो बातें हैं कि सर वहां पे उगता नहीं होगा इसलिए, नहीं, और भी बड़े सारे रीजन है ट्रेड के, ठीक है। अभी अपन लोग बात कर रहे हैं C प्लस I प्लस G, तो अगर मैं यहां से बाहर स्टील, इंडिया से बाहर सपोज सिंगापुर में या कहीं पे, ठीक है, अगर भेजू तो उसे अपन लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को बेटा डिनोट करते हैं एक्स से, किससे, एक्स, ये एक्स है, ठीक है, एक्सपोर्ट। अब एग्रीगेट डिमांड, सुनिए मेरी बात, आप एग्रीगेट डिमांड जब करते हो, ठीक है, तो आप एक तरीके से इकोनॉमी पे प्रेशर डाल रहे हो ना कि भाई मेरे को प्रोड्यूस करके दे, सही बात है। तो सारी कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बैंक्स के, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेशर ही ना पड़ रहा है एक तरीके का, तो इससे तो प्रेशर बढ़ रहा है। डिमांड अगर हम लोग कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब ऐसा प्रेशर नहीं, इतना बुरा नहीं है, इससे फायदा ही होगा ना हम लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हम लोगों को। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, या तो आप बोल लो कि सर प्रेशर बढ़ रहा है, या आप पॉजिटिवली भी तो देख सकते हैं हमारा ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम स्टील कुछ चाइना से प्रोड्यूस कर लें, तो जो मेरी इंडिया की एग्रीगेट डिमांड होगी इन लोगों से हो रही होगी, तुमको नहीं लगता थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम। कैसे कम सर, आप मेरी बात को समझना, इन लोगों ने मिला के, ठीक है, हमसे बोला कि 100 यूनिट लेट से स्टील प्रोड्यूस करके दे दो, 100 यूनिट स्टील प्रोड्यूस करके दे दो हमको, ठीक है जी, 100 यूनिट दे देते। लेकिन अगर अपन लोग को 100 यूनिट प्रोड्यूस ही ना करना पड़े तो कैसे सर, ये भी तो हो सकता है मेरे को ना प्रोडक्शन थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी 1 यूनिट के बाद, तो मैंने बोला चाइना से है ना, सुनना मेरे को थोड़ी सी स्टील दे दे, मेरे को बेचना है, क्लियर है। तो कह सकते हैं सपोज चाइना मुझे ना 20 दे दे रहा है, 20 यूनिट दे दे रहा है, तो मुझे 100 यूनिट को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा ना, एक्चुअली 80 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो एग्रीगेट डिमांड कितने की, 80 की हुई ना। इसका मतलब जो हम लोग बाहर से लेंगे उसका इस एग्रीगेट डिमांड में इंपैक्ट नेगेटिव जैसा होगा। तो अपन लोग कह सकते हैं अगर ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बड़ा गंदा हो गया, मैं फिर से साफ लिखता हूं, अगर ये एक्सपोर्ट प्लस में है क्योंकि ये डिमांड को अप करता है, जो भी प्लस वाली चीजें होंगी वो अप करेगी, तो इंपोर्ट हम कह सकते हैं माइनस करेगा। बेटा एम यहां पे रिप्रेजेंट करता है इंपोर्ट को, इंपोर्ट एग्रीगेट डिमांड को डाउन कर देगा। आप खुद सोचो, इंडिया में फोन की अगर कंपनी हो जाए, अभी नहीं हो जाएगी, और आप बोल रहे नहीं मैं एप्पल से लूंगा, एप्पल से लूंगा, तो आपने तो इंडिया की डिमांड कम कर दी ना, इंडिया की एग्रीगेट डिमांड कम की ना,
तो एप्पल का जो सपोज इंडिया के अंदर हर दिन 100 फोन चाहिए होते हैं, 100 मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन आप बोले 20 तो हम बाहर से लेंगे, तो इंडिया कितना प्रोड्यूस करेगा? 80। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी? 80 होगी। हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इससे हम लोग ग्रोथ डिसाइड करेंगे इंडिया। यहाँ पे क्लियर है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इम्पोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। इम्पोर्ट हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो आपको ये समझ में आया, ये क्लोज इकोनॉमी थी। जैसी इकोनॉमी ओपन होगी तभी ना ट्रेड शुरू करोगे, और ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक है, ट्रेड में अपना क्या होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। तो ये देखो, ये जब भी होगा ये क्लोज इकोनॉमी का होगा बच्चे, और ये किसका है इक्वेशन? ये है ओपन इकोनॉमी का। आपको जानना है ये। ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी की इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? क्लोज एंड ओपन, यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, क्या बात बस इतनी सी है? पता से बोल दिया हो गया खत्म? नहीं, इसके अंदर अपन लोगों को ना बहुत सारी चीजें और भी समझनी है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। एग्रीगेट डिमांड है ना, इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी फॉर क्लोज इकोनॉमी विच इज रिटन इन द बुक। ठीक है भाई, अब क्या होता है बुक में? इस कंजम्पशन को बच्चे वो लोग ब्रेक करने पे आ जाते हैं। इस कंजम्पशन को बोलते हैं, कंजम्पशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो कंटेंट है ना उसमें इसको ब्रेक करनी नहीं करना, इनको ब्रेक नहीं करना। गवर्नमेंट तो वैसे भी कॉलेज के लेवल पे भी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉलेज के लेवल पे ब्रेक हो जाएगा। और मैं ब्रेक करके हल्का सा आपको रिव्यू दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड एमसीक्यू। नहीं तो कंटेंट में नहीं है जो मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा। लेकिन मैं तुमको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर तुम इसका इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप समझते हो ना, तो बैंकिंग सेक्टर ढंग से समझ में आएगा, बैंक चैप्टर और कनेक्ट हो जाएगा तुमको। ऐसा कुछ है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा चीजों को समझने में। मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप एक बार सुनना ये सब चीजें, तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या मस्त चीजें है, एकदम समझने वाली चीज थी और याद भी हो जाएगा उस टाइम। बेटा कंजम्पशन बोल रहे हैं, कंजम्पशन एक प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है कंजम्पशन, एक प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की सर कौन कौन सी कंजम्पशन है बच्चे? कंजम्पशन एक होती है ऑटोनोमस। क्या होती है? ऑटोनोमस। और एक होती है इंड्यूस्ड। एक होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अभी थोड़ा मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं कि तुमको समझ में आए चीजें, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट्स बने हुए हैं। अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे मैक्रो क्लियर हो जाए बच्चे। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं ना, ऑटोनोमस बोलते हैं ना, ऑटोनोमस मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। इकोनॉमी में अगर ऑटोनोमस बोलेंगे तो क्या होगा? फिक्स्ड। इंड्यूस्ड मतलब हो गया फ्लक्चुएटिंग। इंड्यूस्ड मतलब हो गया फ्लक्चुएटिंग बच्चे, इंड्यूस्ड मतलब हो गया फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, पहला ये डिफरेंस समझ में आया? समझ नहीं आया सर? सुन तो लिया हमने, अभी समझ आएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? एक और पॉइंट लिखना इन दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए। ये पूछने वाले नहीं है एग्जाम में कि भैया बताओ ये कौन सी कंजम्पशन लिखता है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी बताओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चे। कंजम्पशन में एक ऑटोनोमस होती है दैट इज फिक्स, एक इंड्यूस होती है दैट इज फ्लक्चुएटिंग। सही बात है बच्चों? तुमको पता है ये जो होती है ना, ये वाली कंजम्पशन, दे आर फ्री या इंडिपेंडेंट बोलो, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम या ऑफ बोल लो लिखने वाले, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम से फ्री होती है, इनकम से इंडिपेंडेंट होती है, इनकम का इसमें कोई रोल नहीं। और ये जो होती है डिपेंड्स ऑन इनकम। ठीक है, पहले ये लाइन आपने देखी, ये फ्री फ्रॉम इनकम है, फ्री ऑफ इनकम है। ठीक है, ऑफ हटाई दो यहाँ पे, फ्री फ्रॉम इनकम लिख लो, ये डिपेंड्स ऑन इनकम है। ठीक है, अब सर कैसे? इसी को मुद्दे को बढ़ाते आगे और तुमको समझ में आ जाएगा टॉपिक इसी मुद्दे से। ठीक है, देखो डिपेंड्स करती है अगर इनकम पे, ये कौन सी हो गई? इंड्यूस्ड।
फिक्स्ड इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। इस कंजम्पशन को हम लोग बोलेंगे सी बार। नोटेशन है, डिनोशन है, लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलेंगे हम लोग इसको बच्चे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सी बार बोलेंगे। सी बार कौन सी होगी? फिक्स्ड वाली। ठीक है, सी बार कौन सी होगी? फिक्स वाली होगी। ठीक है बच्चे, वो कंजम्पशन होती है जो अपन को खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। बेसिक नेसेसिटी। हाउस होल्ड के अंदर दो तरह की चीजें होती है। एक तो बेसिक नेसेसिटी होती है, जिंदा, रोटी कपड़ा मकान, समझ गए बात को? ये वो वाली कंजम्पशन है फिक्स्ड। अब भाई तेरे पास अगर पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इनकम जीरो है, मेरे दोस्त है, मैंने बोला भाई तेरे पास पैसा नहीं है मर जा। नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं मर सकते यार, कैसी बातें कर रहे हो? उधार लेंगे, उधार बोरो करेंगे ना, बोरो मांग लेंगे किससे। इवन हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पेरेंट्स से लेते हो आप लोग, उस टाइम तो आप लोग इनकम जीरो है लेकिन फिक्स ले ही लेते हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनकम जीरो होती है आप कुछ खाते ही नहीं हो, खाते हो आप उस टाइम। नहीं खाओगे तो फिर आप होगे भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होगे, फिर दिखोगे ही नहीं मेरे को, तो फिर मैं पढ़ाऊं किसको रहा हूं? अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब या तो आप के पास पैसा हो और नहीं भी हो तो भी आप खा ही रहोगे कहीं। फिक्स्ड, क्लियर है? फिक्स कंजम्पशन कौन सी होती है? ये कौन सी होती है सर? अब एक बात सोचो, सुनो मेरी बात। हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे पास कुछ पैसे आए तो सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे? जो एकदम फिक्स होगी, पेन ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, राइट, बुक्स ले लेंगे, और उसके बाद और पैसे आएंगे और एक्स्ट्रा। अब मैं क्या करूंगा उस पैसों का? अब हम लोग बोलेंगे चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो चलो चॉकलेट्स खाते हैं, राइट। वैसे बड़े लोग होते हैं, पहले वो रोटी कपड़ा मकान करते रहते हैं, जब वो हो जाता है तो और पैसे आते हैं तो गोल्ड खरीद सकते हैं, कार्स, राइट, अलग अलग कार्स। तो बच्चे ये इंड्यूस्ड होती है। इंड्यूस्ड मतलब समझ, प्रवोक कर रहा है। कौन प्रवोक कर रहा है? इनकम प्रवोक कर रहा है। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिक्स को? सी बार से। और इंड्यूस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना बेटा। इंड्यूस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल सी इंटू वाई से। बच्चे लोग किसी किसी बुक में स्मॉल सी को इन लोगों ने स्मॉल बी भी लिखा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सर ये समझाओ तो ये है क्या। आपने एक चीज गौर किया कि यहां पे सिर्फ सी बार था, इनकम नहीं थी, देखो है कहीं पे, लेकिन यहां पे इनकम दिख रही है साथ में, क्योंकि इनकम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसको प्रवोक कौन करेगा? इनकम करेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, सपोज इसको समझना है, इसको समझना है क्या होता है, आओ समझते हैं। सपोज तुम्हारी इनकम ना 10,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चे? 10,000 हो जाती है सर। और आप क्या करते हो? बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो। सपोज आप अपनी इनकम का 60% खर्च कर देते हो। 60% जो आपको इनकम मिली ना एक्स्ट्रा 10,000, भाई साहब ये वाली जो है ना, ये तो जिंदा रहने के लिए खाई रहते हैं। ये एक्स्ट्रा जब कंजम्पशन कर रहे हैं तो मेरे पास 10,000 रुपए आया, जरूरी मैं पूरे 10,000 रुपए खर्च कर दूंगा? नहीं ना। ऐसा हो सकता है ना कुछ सेव करे बैंक में। 60% ये कैंसिल आउट किया, देखो ठीक है। तो आंसर आया 6,000 विल बी माय इंड्यूस्ड। दिस इज क्लियर। सपोज मैं 80% करूं, 80% कितना? 80%। तो इसका मतलब मैं 8,000 रुपए 8,000 रुपए कर देता हूं खर्च। अगर मैं यहां पे 6,000 रुपए खर्च करता हूं तो 4,000 रुपए सेविंग कर रहा हूं इसका मतलब, और यहां पे 8,000 करता हूं तो मैं 2,000 सेविंग कर रहा हूं। अब ये किस पे डिपेंड करता है? लोगों पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा खर्चीला है या कम खर्चीला। बड़े सारे फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करेंगे, मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में। इकोनॉमी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, कोरोना चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, डिमोनेटाइजेशन हो रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। समझे बात को? ये सब चीजें अब आप गौर करो, ये जो मैं परसेंटेज ले रहा हूं ना बच्चे लोग, ये परसेंटेज, ये आपका नेचर है। क्या है आपका नेचर? कंज्यूमर्स बिहेवियर, ये बिहेवियर है आपका। बिहेवियर में तो समझ गए, लिटरली इकोनॉमिक्स में ऐसा टर्म नहीं है, लेकिन अपन लोग समझ रहे हैं बस। उस कंज्यूमर का बिहेवियर कुछ इस प्रकार का है संकी कि वो 90% पैसे खर्च कर देता है, 100% हो सकता है कोई खर्च कर सकता है भाई, 10,000 का 10,000 कर ले। तो ये जो परसेंटेज देख रहे हो ना, इसी को अपन लोग स्मॉल सी या स्मॉल बी बोलेंगे। इसका नाम लेकिन कुछ और है, हम लोग बात करेंगे बाद। इसका नाम होता है एमपीसी। क्या होता है इसका नाम? एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? बच्चे एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है एमपीसी? मार्जिनल
propensity to consume. MPC is marginal propensity to consume. इसको हम पढ़ेंगे ऑल टुगेदर अलग टॉपिक में। अभी बस समझने के लिए एक बार लिख लो कि आगे मैं अगर बताऊं ना तुम्हें क्या होता है तो तुम्हें पता होगी हाँ ये वहां पे अप्लाई हो रखा है, क्योंकि एमपीसी तो अलग से पढ़ेंगे, फिर हमको ये पता होना चाहिए ना एमपीसी लगा हुआ कौन से इंड्यूस वाले में लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब जानना चाहते हो तो बस ऐसे ऊपर ऊपर सुन लो। प्रोपेंसिटी मतलब होता है डिजायर इकोनॉमिक्स में, या विलिंगनेस, आप चाहते हो इतना कुछ हो जाए, इतने मार्क्स आ जाए, राइट। कंजम्पशन आपको पता ही है। मार्जिनल, जब आप मार्जिनल का मतलब क्या हुआ सर, जो आपने और इनकम जब करी थोड़ी और पैसे कमाए तो उससे और इनकम में से और कितना कंजम्पशन करते हो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इनकम में और कितनी कंजम्पशन करते हो इसको अपन लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, ये वाई देख रहे हो, वाई कैसे इनकम, देखो ना यहाँ पे थी ना इनकम, ओहो ये देखो वाई इनकम थी ना, वो लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो कंजम्पशन को हम लोग कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड, एक तो सी बार प्लस स्मॉल बी वाई, सी बार प्लस स्मॉल बी वाई, वी कैन से। सही बात है। आगे जब कॉलेज में जाते हैं ना तो स्मॉल बी को, जो एमपीसी को स्मॉल सी लिखते हैं, जबकि अच्छा मुझे यही लगता है कि स्मॉल सी लिखना चाहिए क्योंकि रिलेट करता है ना एमपीसी। ठीक है, आपको पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है। अब मेरे को जल्दी से बताओ ये सी बार क्या है। ये सर फिक्स्ड कंजम्पशन है। भाई व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कंजम्पशन, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, पता है क्या होता है आजकल ना, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे और हम लोग सोचते हैं, ऐसा हुआ है अभी लास्ट वाले में, और हम सोचते हैं कि यार ये कौन पूछता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको अगर बाई चांस पूछ रहे तो हमको कुछ लिखना तो है ना, उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलता, इसकी चिंता ना करो तुम। ठीक है बेटा, फिक्स कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है, आप ऐसे बोल लो कंजम्पशन, अभी अपन बना लेते इसका रेफरेंस, कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। कैसे? वाई से। कैसे करते हैं? वाई से। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, पूरे इंडिया की इनकम, और उसको वाई से डिनोट करते हैं, आई से नहीं करते। आई तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया था ना, थोड़ी देर पहले देखा होगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए तो हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। यहां तक बात है ठीक है, और आगे समझाऊंगा तुम लोगों को मैं। हाँ जी सर समझाइए। कंजम्पशन दो प्रकार का होता है। अब आगे का क्या कहानी सुनाने वाले थे आप? मैं बहुत सारी कहानियां सुनाने वाला हूं, क्योंकि इस कहानियों से तो ग्राफ समझ में आएगा, इस कहानियों से तो न्यूमेरिकल होगा। इस चैप्टर में हमारे एग्जाम में क्या आएगा? न्यूमेरिकल भी आएगा। इससे न्यूमेरिकल आता है मैथमेटिक्स क्वेश्चन, इसी से तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं तो अच्छे से बताऊंगा ही तुमको, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है बच्चे। तो मेरी बात ऐसी है बच्चों कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट ये भी एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इन्वेस्टमेंट किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है। बिजनेसमैन भी दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो आई बार, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने अगर कोचिंग खोली तो सबसे पहले चेयर्स और लैंड तो मेरे को देखना पड़ेगा, रेंट वेंट जो भी दे रहे हैं खरीद रहे हैं तो फिक्स हो गया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी तब ज्यादा यूज होगी जब मेरे पास ज्यादा बच्चे और ज्यादा क्लासेस होंगे। तो एक तो गई फिक्स वाली, और एक होती है BI, ये हो गई वेरिएबल वाली, फ्लक्चुएटिंग वाली। फिक्स में बार लगा दिया। अब यहां पे नेगेटिव साइन क्यों है, यही ना पूछना चाह रहे हो आप? आपको यही लग रहा था ये नेगेटिव साइन क्यों है? सुनो मेरी बात बच्चे, इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि बिजनेसमैन पैसे लगा रहे। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट या तो मैं सेल्फ घर पे होगा पैसे वो लगाऊंगा, वो मैंने फिक्स में लगाई दिया, अब आगे मेरे पास भाई बैठा हो रही है तो पैसा। दूसरा अप्रोच हम किसको कर सकते हैं? बैंक्स को, वही करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो हम लोन लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, लोन का इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो आप लोन ज्यादा ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, सही बात है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो आप लोन लेना चाह रहे हो, वो नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव लगाया ना, नेगेटिव रिलेशन है इंटरेस्ट रेट से। बच्चे इंटरेस्ट रेट क्या है? ये इंटरेस्ट रेट क्या है?
वही है सर, लोन वाला, लोन इंटरेस्ट, खर्चा हमारा। फायदा क्या होगा बिजनेस लगाने में? तुम बोलोगे सर 20% दे दो इंटरेस्ट। अब मैं 20% का तो कमाई नहीं कर रहा हूं, तुमको इंटरेस्ट दे दो, फिर तो इससे अच्छा तो काम ही ना करो। तो इन्वेस्टमेंट में कैसा लेने देना है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। ये जो टॉपिक है ना, ये जो मैंने तुमको बताया, ये बैंकिंग में काम आएगा आगे जाके और एमसीक्यू में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट? यहां पे लोन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा। इंटरेस्ट रेट और भी होते हैं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सोचो आप। तो सर उसका तो नेगेटिव रिलेशन होगा, इसलिए हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस डिपेक्ट करता है। अब तुम बोलोगे सर कंजम्पशन फंक्शन में हम प्लस का साइन लगाए थे। हाँ, क्योंकि ये वाला कंजम्पशन को, मेन कंजम्पशन को बढ़ाएगा ना, इंक्रीज करेगा ना, ये बढ़ेगा। इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ेगी तो टोटल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सर स्मॉल बी क्या है? ये बच्चे इतना नहीं जानना, तुम इतनी गंदी गंदी बातें नहीं जानते, लेकिन सुनना है बेटा। ये हो गया, जैसे यहाँ पे स्मॉल सी क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, वैसे ही क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए, क्योंकि हमारे कंटेंट में बच्चे ये न्यूमेरिकली नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो थ्योरी मैंने तुमको समझाई है ये समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। नोट डाउन कर लेने का है तुमको, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉलेज वगैरह में आएगा आगे जाके। ठीक है, तो तुमको काम आएगा इसका। सारा नोट्स मेरे अच्छे से बना के रखना। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, कंजम्पशन समझ में आ गया, गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं फाइनली कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो C+I+G होता है। अब मैं मान लो कि तो आपको समझ में आ चुका है, कंजम्पशन कौन सा है क्लियर है, इन्वेस्टमेंट कौन सा है क्लियर है, गवर्नमेंट कौन सा क्लियर। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब आ जाते हैं सप्लाई, फिर आएंगे ग्राफ पे, और ग्राफ को करते ही क्लास खत्म। बेटा एग्रीगेट सप्लाई होती है, जैसे स्टील प्रोड्यूस कर रही है टाटा कंपनी, है ना, सपोज अंबानी की कंपनी, रिलायंस भी कर रही है सपोज। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और बहुत सारी एग्जांपल ले लो, है ना, कुछ भी अपने मन से एग्जांपल ले लें। ठीक है, अडानी ग्रुप है, जैसे ये स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, और XYZ जो भी कर रहा है। जब मैं इन सब की सप्लाई को ऐड कर दूंगा, दैट विल बी माय एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी हम लोग प्रोडक्शन को ऐड कर ले, प्रोडक्शन को मतलब आप ये भी कहते थे प्रोडक्शन। और एक और चीज कहते हैं बेटा, इसको आउटपुट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आउटपुट? क्योंकि जो चीज आप किसी चीज में इनपुट डाल रहे हैं, स्टील आयरन डाल रहे हैं, तो आपको स्टील मिल रही है ना, स्टील इज एन आउटपुट। मैंने जानबूझकर बोला है, क्योंकि मैक्रो में ना कभी कभी एग्रीगेट सप्लाई की जगह आउटपुट भी यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार आपको ना फर्क बताना चाहता हूँ एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट के बीच में क्या है, अगर है भी तो। देखो इतना सा फर्क है, लेकिन हम लोग ना मैक्रो में जब भी 12th में कर रहे होंगे ना, दोनों को इक्वली ही मान के चलेंगे, लेकिन है थोड़ा सा फर्क ये है, आउटपुट ना इंडस्ट्री के अंदर हुआ सपोज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आउटपुट जो हुआ प्रोडक्शन, उसकी पूरी सप्लाई उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने कर ही दी बाहर मार्केट में, ये मार्केट में जाने का माल। ये इंडस्ट्री के अंदर की कहानी है। अगर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कोई टर्म यूज करते हैं तो आउटपुट प्रोडक्शन, और जो बाहर जा रहा है, सपोज बिस्किट बाहर फैल रहे हैं, इतनी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। प्रोडक्शन जब हुआ फिर बना ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है आउटपुट 100 यूनिट प्रोड्यूस है, सप्लाई 80 कर पाए, फ्लड आ गई और वो 20 यूनिट सामान बर्बाद हो गया मेरा, किसी भी रीजन से बर्बाद हो सकता है। मैं आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर दूं, सप्लाई नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी कोविड के टाइम पे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ये सब चीजें क्यों बताते हुए चल रहा हूं, अगर बाई चांस कोई पूछ ले, बाई चांस नहीं हो सकता है, लेकिन तुमको भी यार हर चीज पता हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ छोटी छोटी बातों में कुछ फर्क है। ठीक है, लेकिन हम लोग यूज क्या कर लेते हैं, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हम लोग आइडियल कंडीशन मानते हैं कि हाँ जितना आउटपुट होगा उसकी सप्लाई हो ही जाएगी। ठीक हो जाएगी। ठीक है बच्चे, जी इक्विलिब्रियम होता है एक टर्म, सुना है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में पढ़ा है ना, माइक्रो में। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चे? एग्रीगेट सप्लाई को वाई से भी डिनोट करते हैं। अब सर वाई क्या हुआ बच्चे? ये नेशनल आउटपुट होता है। क्या होता है? नेशनल आउटपुट, मतलब पूरे इंडिया का आउटपुट फॉर एग्जाम्पल। सर बात तो सही है, ये तो होना चाहिए था। और ये नेशनल इनकम भी डिनोट कर देते हैं इसको, क्योंकि जो आउटपुट जनरेट होगा उसी से इनकम जनरेट होगी ना लॉजिकली।
इसीलिए आप लोग इसको कभी इनकम बोल रहे थे, कभी आउटपुट बोल रहे थे, कभी एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे थे। क्लियर? आगे बात समझिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है बच्चे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इक्वेशन किए थे, एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन लिखे थे C प्लस आई प्लस जी, और मैंने बोला ही आपको एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं। तो एक और इक्वेशन तैयार होगी नेशनल इनकम की, वाई इनकम की, इनकम की इक्वेशन तैयार होगी C प्लस आई प्लस जी, इसे भी लिख लीजिए। इनकम की इक्वेशन तैयार होगी C प्लस आई प्लस जी। अगर आपको किसी की ऐसा इनकम जाननी है तो कंजम्पशन पता करो, इन्वेस्टमेंट पता करो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पता करो। आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई चीज खरीदती है तो खर्च करती है, राइट? उसको आप ऐड कर दो, सम अप करो तो आपकी इनकम आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। y is equals to C plus I plus D, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C plus I plus D, दैट्स व्हाई y is equals to C plus I plus D। क्लियर है बच्चे? ये हर एक सेंटेंस, हर एक फॉर्मूले C बार प्लस dy ये याद करते जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब कराऊं तो तुमको हर एक फॉर्मूले याद करते जाओ, ठीक है? तभी ना न्यूमेरिकल इजी होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब बच्चों आते हैं थोड़ा ग्राफ पे। आप बोल रहे थे ग्राफ भी तो समझना है हमको, लॉजिकल वे में समझे बच्चे। ये जीरो होता है, ऑरिजिन होता है। तो अब भाई ग्राफ जिसने बनाया उन्होंने बोल दिया कि इधर आप रखने का है y एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे हम लोग 11th में रखते थे ना, इधर प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, तो वैसे यहाँ पे हम लोग ADAS रखते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं आउटपुट। क्या रखते हैं? आउटपुट। सर आउटपुट वो तो यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी रखते हैं। कुछ डिफरेंस है ना, बताया था ना मैंने, ठीक है? और वाई भी रख सकते हैं, नेशनल इनकम भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब रख दिया तो रख दिया। बात बताओ, आउटपुट अगर बढ़ेगा, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई ज्यादा करोगे, ऐसा थोड़ी नहीं करोगे भाई, प्रोड्यूस किया कार उसको फेंक दिया नदियों में, फेंक दिया नहीं, इसको बेचेंगे ना अपन लोग मार्केट में। तो आउटपुट बनाने वाला हूं बच्चे। क्यों एग्रीगेट सप्लाई? क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा या जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, दोनों चीज में कुछ भी होगा, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। तो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। क्लियर? दोनों चीज साथ में इंक्रीज होगी। क्लियर? और बच्चों एग्रीगेट सप्लाई को ही ये लोग क्या बोलते थे कभी कभी? वाई इनकम इनकम इनकम, ठीक है? हम लोग वाई भी बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है? एक ही बात है, लिखा हुआ एक्चुअली, पता है ये हमारे ना काम की चीज है, इसको ध्यान रखना कि एएस और वाई को हम लोग इक्वेट करते हैं, काम आएगा और समझ रहे हैं, ठीक है? चलो एग्रीगेट सप्लाई कर क्लियर है। एग्रीगेट डिमांड को समझते, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझने की चीज है बेटा। यहाँ पे AD ऑब्लिक AS है, लास्ट में जाके मैं मर्ज कर दूंगा ग्रुप को, ठीक है? इधर वाई लिख लो, एक बार वाई लिख के चलता है, ठीक है बच्चे? ये देखो ध्यान से, जब मैंने एग्रीगेट डिमांड कर बनाना है, एक बार ध्यान से सुनना, एग्रीगेट डिमांड तो C प्लस आई प्लस जी होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए ना इसको कांस्टेंट मानो, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है? इसको हटा दो, बस इसको देखो ध्यान से। आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन के भी इक्वल होता है, बोल सकते हैं। और कंजम्पशन दो पार्ट में डिवाइड था, एक C बार और एक स्मॉल c बार, या B बाय भी बोल सकते हैं इसको। बच्चे ये C बार का मतलब क्या हुआ? जब इनकम जीरो भी होगी, जैसे C इक्वल्स टू C बार प्लस B बाय, आप एक काम करो, इनकम को जीरो रख दिया तो B इंटू जीरो। तो बताओ C किसकी इक्वल आ गया? C बार क्या आ गया? जब इनकम जीरो होगी तो C किसकी इक्वल आ गया? C बार क्या आ गया? बेटा इनकम कहां पे है? यहाँ पे इनकम जीरो किस एक्सिस में होगी? इस एक्सिस में होगी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में y वाला पॉइंट जीरो होता है और y एक्सिस में x वाला पॉइंट जीरो होता है। 10th वगैरह में पढ़ते थे हम लोग। तो हम कह सकते हैं कोई भी इसी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे सोचना नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं इनकम जीरो है, बिल्कुल है। तो इस टाइम जो इतनी जो कंजम्पशन होगी वो C बार होगी। आप एक बात बताओ, y एक्सिस में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है? एग्रीगेट डिमांड लिखा हुआ है। y एक्सिस को एग्रीगेट डिमांड डिनोट कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंजम्पशन आ रही है, एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंजम्पशन आ रही है। तो कंजम्पशन जब इनकम जीरो होती है, इस पॉइंट की बात करो, इन पॉइंट्स की, यहां की नहीं बात करो, यहां की बात नहीं कर रहा मैं, केवल और केवल बच्चों इसके पॉइंट की बात करो ग्राफ के अंदर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट जब इनकम जीरो होगी तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन इस टाइम पे रहती है। इतनी एग्रीगेट डिमांड का
इतना पार्ट तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का है, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन आगे भी रहती है, स्मॉल सी वाई। अब सुनो मेरी बात, आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है, तो जब इनकम बढ़ती है तो ऑटो इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये देखो कंजम्पशन का ग्राफ ऐसा होगा, ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ देखो, यहां तक तो फिक्स हो गई, और फिर और इनकम को कुछ मिलेगा, जब यहां तक तो फिक्स हो गई, इतनी तो खाएंगे ही खाएंगे जिंदा रहने के लिए, इतनी। लेकिन जब आपको इनकम को और कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा, तो ये कंजम्पशन और बढ़ेगी हमारी। सही बात है। आप कह सकते हैं सर ये इंड्यूस के कारण बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, इंड्यूस वाली है, ये इंड्यूस को दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड अब तुमसे अगर कोई पूछे कि ऑरिजिन से निकलता है, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज even at zero level of income there will be some consumption, which is autonomous consumption, that is fixed consumption, and consumption lies on y axis. Y axis represent aggregate demand. It means aggregate demand cannot be zero even when we don't have any income, because we have to consume something in order to survive. This is clear? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब एक बार हिंदी में। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एग्रीगेट डिमांड कर जीरो हो सकता है, कंजम्पशन जीरो हो सकती है क्या, जीरो से ऑरिजिन से निकल सकता है? बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जब इनकम जीरो भी होती है तब भी हम लोग को जिंदा रहने के लिए खाते हैं, और हमको पता है कि जो खाने की चीज कंजम्पशन है वो एग्रीगेट डिमांड को लाइक करती है। एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो रहेगी। और देन उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है, जो कुछ मिलता है, वो इंड्यूस कंजम्पशन के कारण मिलता है। और इंड्यूस किस पे डिपेंड होता है? इनकम पे। तो इनकम बढ़ रही है तो देखो बढ़ रहा है। ये तो हो गए फिक्स, खत्म। एक्चुअली हमारा पूरा कंजम्पशन वाला अगर ग्राफ बोले तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, है ना, ऐसा और ऐसा। और ये डिपेंड करता है किसका फिक्स कितना है, कौन कितना जिंदा रहने के लिए खाता है। किसी की फूड हैबिट ज्यादा होती है जिंदा रहने के लिए, समझ रहे हैं? चलो जी, यहां तक क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड क्लियर? बस मुझे यही समझाना था। अब सोचो जरा, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, क्योंकि अपन के पास एडीएस इस जगह पे, इधर वाई है, और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड। इसे अपन लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इक्विलिब्रियम। और एएस का नाम इधर छोटे से वाई लिख दो, प्लीज लिख दो ना। इसको हम लोग ग्राफ को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके बाद बड़ा मजा आएगा। और एग्रीगेट डिमांड को थोड़ी देर के लिए सी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, उसी का पार्ट है। तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर आप पूरा क्यों नहीं लिख रहे हो? मेरे को अगर कुछ समझाना है ना तो मैं शॉर्ट से समझाऊंगा, छोटी सी चीजों से समझाऊंगा, इसीलिए मैं सी अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना मस्त मस्त ग्राफ है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इधर इनकम वाला ग्राफ, मतलब एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ, कंजम्पशन वाले ग्राफ से, कंजम्पशन वाले ग्राफ से ज्यादा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला रीजन, जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो आपका ये जो रीजन है सेविंग का रीजन है। सही बात है। इस टाइम में कंज्यूमर्स क्या कर रहे होंगे? सेविंग कर रहे होंगे। अरे इनकम ज्यादा कमा रहे हो, कंजम्पशन कम कर रहे हो, तो सारे ये पैसे कहां जा रहे हैं? सेविंग में। लेकिन जरा इसके नीचे आओ, लेफ्ट साइड में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि भाई ऑटोनोमस होती है, और ऑटोनोमस तो आप उधार लेके खरीदोगे, और इनकम है कम। बिल्कुल सही बात है, लॉजिक से सही लग रहा है। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये दिखता है हम लोग को बोरोइंग का, उधार ले रखा है हम लोगों ने। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं उधार बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ये ग्राफ आपको सेविंग और बोरोइंग का, डिस सेविंग भी बोलते हैं इसको, बोरोइंग का डिस सेविंग भी बोल सकते हैं। अब हम इससे इसी ग्राफ को, ठीक है, एक इंडिविजुअल ग्राफ बनाएंगे जिसको जो कि होगा सेविंग ग्राफ, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव सेविंग कर्व। क्या कहता है? सेविंग कर्व को डिराइव करो। आओ करें जरा सेविंग कर्व को डिराइव। चलो करते हैं बच्चे, देखो ये हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग वाई भी बोलते हैं, इसको सी भी बोलते हैं। और मैं ना एक इंडिविजुअल जो ग्राफ अच्छा दिखे हमको, इससे समझ नहीं आ रहा है, सेविंग कर ड्राइव करो नीचे। जब यहां पे एडीएस था ना बच्चों, और यहां पे इनकम था,
इधर अपन लिख लो सेविंग इस वाई एक्सिस में, और इधर लिख लो इनकम। यहां पे हम लोगों ने वाई एक्सिस में लिख ली सेविंग। एक बात बताओ, इसके ऊपर ये जो रीजन था, इसी में सेविंग पॉजिटिव हो रही है ना। तो जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव टर्म्स होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स अगर दर्शाएंगे तो ग्राफ के ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम कह सकते हैं इस रीजन से, यहां रीजन से सेविंग पॉजिटिव शुरू हुई है। तो मैं देखो, ये देखो सेविंग कर मैंने बनाया पॉजिटिव, और इससे पहले सेविंग क्या थी, बोरोइंग हो रही थी, नेगेटिव था ये वाला रीजन। तो ये देखो सेविंग कर, और ये जो है ना ये पार्ट, ये कौन सा होगा, ये जो सी बार था ना ऑटोनोमस कंजम्पशन, यही होगा विथ नेगेटिव साइन। बताओ यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों होगा बताओ जरा। क्योंकि बच्चे वाई एक्सिस के नीचे जाते हैं नेगेटिव नहीं होती वैल्यू, आपको पता होगा ना, ये एक्सिस ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, याद करो, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, यहां से पॉजिटिव है सेविंग और यहां से नेगेटिव है। तो मैंने एक अलग से ग्राफ ही बना दिया। सेविंग ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। अगर कोई पूछेगा कैसा है भाई, एडी एएस और सेविंग सब पॉजिटिवली स्लोप है क्या, लेकिन सेविंग ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहता है नहीं, नीचे वाले में भी चल जाता है, इस क्वाड्रेंट में भी चल जाता है, नेगेटिव भी हो सकती है। कितना लॉजिकल है ना, जिस टाइम कंजम्पशन पॉजिटिव थी और वही सेविंग में आगे कंजम्पशन नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि सुनो मेरी बात, जब आप कंजम्पशन कर रहे हो और आपका ये कौन सी कंजम्पशन है, जो इनकम ना होने पे भी होती है। तो जो कंजम्पशन आप इनकम ना होने पे भी कर रहे हो वो तो आप बोरो करके कर रहे होगे, और बोरो का मतलब सेविंग का उल्टा है। तो हम कह सकते हैं सेविंग नेगेटिव हो रही है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि जब बाद में जाके इन फ्यूचर आप कमाओगे तब सेविंग नहीं कर पाओगे, पहले उसको निकालना पड़ेगा, वो चुकाना पड़ेगा, तो सेविंग नेगेटिव बोल सकते हैं ना। देखो सेविंग नेगेटिव कितने से हो रही है, माइनस सी बार से हो रही है। मैं एक बात बताओ, क्या सेविंग इससे नेगेटिव हो सकती है, क्या इससे हो सकती है, दोनों चीज एक ही है, नहीं हो सकती। ये तो इंड्यूस कंजम्पशन है, ये तो होती तब है जब इनकम शुरू होती है। सेविंग जो भी नेगेटिव होती है वो सी बार से होती है, क्योंकि उस टाइम इनकम नहीं होते तो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे होते। अब आपको एक समझ में आया, अगर सेविंग कर को ड्राइव करने के लिए बोला जाए तो। अब बच्चों यहां तक आपको क्लियर है। जो अगला लेक्चर है हमारा, उसमें न्यूमेरिकल का काम शुरू होगा, सेविंग इक्वेशन निकालेंगे, कंजम्पशन इक्वेशन समझे, सेविंग इक्वेशन भी समझेंगे, और फिर न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही। ग्राफ आशा करता हूं अगर आप इससे ढंग से सुने होंगे तो आपको अब तो कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे। ठीक है, चलो तो फिर बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, तभी आपका न्यूमेरिकल सही हो पाएगा। चलिए।